ओके स्टूडेंट, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? एक सेकेंड, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैम। ओके स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन हो गया था क्या? हमारा चैप्टर का नाम है स्टूडेंट, आपको पता है, बाइनोमियल थ्योरम। एंड उसके अंदर कल हमने मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ा था, ठीक है। एंड उसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी सोल्व किया था। यहाँ पे यस सॉल्यूशन मैम। उसका मैंने नहीं किया, लेकिन ये चीज हमने कल डिस्कस की थी। यस मैम। ओके, तो मल्टीनोमियल थ्योरम एक बार स्टूडेंट वापस से दिखा देती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे मल्टीनोमियल क्यों लिखा है स्टूडेंट यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोल रही हूँ आपके पास A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN, ठीक है, आपको बाइनोमियल में तो दो ही टर्म मिल रहा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कितने बहुत सारे आपको टर्म मिल रहे हैं, और उसका होल रेज टू पावर n भी है, ठीक है। और n यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब n आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसके एक्सपांशन में कितनी टर्म होगी, और इसके एक्सपांशन में कैसे आप टर्म्स को लिखेंगे, तो ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि ये जो है A1 प्लस A2 अप टू AM होल रेज टू पावर n, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा के फॉर्म में, सिग्मा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय K1 फैक्टोरियल इंटू K2 फैक्टोरियल अप टू KM फैक्टोरियल। लेकिन ये है क्या K1 K2? तो स्टूडेंट बेसिकली यहाँ पे K1 क्या है? A1 का इंडेक्स, A2 का इंडेक्स है K2, AM का इंडेक्स है KM, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे हमने बाइनोमियल में भी एक चीज ऑब्जर्व करी थी, यहाँ पे कल ऑब्जर्व करी थी ये चीज, कि जो बाइनोमियल है, जैसे हमारे पास ऐसा लिखते थे x प्लस वाई होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू सिग्मा, यहाँ पे r इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम 0 टू n, यहाँ पे लिख लेते हैं NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट हो क्या रहा था यहाँ पे, ये जो NCR को अगर आप पूरा ओपन कर देंगे तो यही मिलेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। मतलब क्या हो रहा है, जो x के पावर में आपको दिख रहा है ना, x का जो इंडेक्स है उसका फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में दिख रहा है, एंड जो y का जो इंडेक्स है उसका फैक्टोरियल भी दिख रहा है, और न्यूमरेटर में स्टूडेंट आपका क्या हो रहा है, जो यहाँ पे जो बाइनोमियल का जो इंडेक्स था वो आपका उसका फैक्टोरियल दिख रहा है। ये चीज हमने ऑब्जर्व करी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे मल्टीनोमियल में भी हम वैसे ही कर रहे स्टूडेंट। तो ये चीज हमने तीन टर्म लेते हैं तभी भी वैसे ही डिस्कस किया था यहाँ पे, कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर तीन टर्म है, उसका होल रेज टू पावर n है, तो उसको बेसिकली अगर एक्सपांशन लिखेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू सिग्मा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू s फैक्टोरियल इंटू t फैक्टोरियल, ठीक है। और ये क्या है, इसके साथ में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, x का पावर r, y का पावर s एंड z का पावर t, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे r s एंड t आर द indices of x, y, z रिस्पेक्टिवली, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके एक्सपांशन में कितनी टर्म आएगी, ये मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला से लिख के बताया है, अदरवाइज आप इसको बाइनोमियल से भी कर सकते हैं। बाइनोमियल से कैसा करेंगे स्टूडेंट? देखिए, अगर आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड है, इसका होल रेज टू पावर n है, तो आप स्टूडेंट इसको a मान लीजिए, ये आपके पास b है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ा है, तो आप इसको क्या रहता है, सिंप्लीफाई, देखो आप लिखना चाहेंगे तो इसको ऐसा हो जाएगा, अगर सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहे तो सिग्मा के फॉर्म में लिख दीजिए, नहीं तो सारे टर्म लिखना है तो ऐसा हो जाएगा आपके पास, NC0, a का पावर हो जाएगा n, b का पावर 0 प्लस NC1, एक का पावर आपके पास n माइनस वन, बी का पावर 1, डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म हो जाएगी NCN, ए का पावर 0, बी का पावर n, ठीक है। और यहाँ पे ए क्या है, x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक को रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस वाई से, एंड फिर उसके बाद आपको स्टूडेंट आपको एक्स प्लस वाई होल रेज टू पावर n दिखेगा, तो फिर वहां पे भी आप बाइनोमियल अप्लाई करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई करके बेसिकली जितने जो टर्म्स मिलेंगे ना, वो इतने मिलेंगे यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल रेज टू पावर n में n प्लस 2 नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिलेंगे, ठीक है। आप चाहे तो ऐसा लिख लीजिए, एक तो ये तरीका है, अगर आपके पास ट्राइनोमियल है यहाँ पे और उसका होल रेज टू पावर n है, तो आप ऐसा कर सकते हो, या डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। मतलब क्या करना है स्टूडेंट, एक चीज याद रखना है, यहाँ पे हमने लिखा है सिग्मा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू s फैक्टोरियल इंटू t फैक्टोरियल, एंड ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर में, x का पावर r, y का पावर s एंड z का पावर d, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखना है, जो एक्स वाई जेड जो वेरिएबल है, उनके जो इंडाइसिस है, इंडेक्स है, उनका एडिशन कितना आना चाहिए स्टूडेंट, जितना आपका ये इंडेक्स दिया है एक्सप्रेशन का, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल रेज टू पावर n, तो ये उन सबका एडिशन n होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आप लिखेंगे। किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछिए, एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर दिया था स्टूडेंट, एंड बाकी आज हम करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। ये चीज हो गई है, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो चीज हम कर रहे थे मल्टीनोमियल थियरम, तो यहाँ पे सबको समझ में आया क्या हो रहा है स्टूडेंट, A1 प्लस A2 अप टू AM होल रेज टू पावर n का
एक्सपांशन में ऐसा आपको इन जनरली मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया है, तो हम इसको सिग्मा के फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे टर्म का एडिशन आने वाला, क्योंकि बहुत सारे टर्म आएंगे। कितने टर्म आएंगे इसके एक्सपांशन में, वो हमने फॉर्मूले से भी लिखे। अगर बाइनोमियल होता, दो टर्म होती, उसका होल रेज टू पावर एन होता, तो आपको पता था उसके एक्सपांशन में कितने टर्म आती, n+1। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी टर्म है, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीनोमियल थियरम बोल रहे हैं इसको। a1 + a2 अप टू an होल रेज टू पावर n के एक्सपांशन में जितनी टर्म आएगी, अभी मैं फॉर्मूले से भी दिखाने वाली हूँ। ये बेसिकली आपको कितना आता है, n+m-1 c, यहाँ पे लिखते हैं आप f-1। ठीक है, m क्या है यहाँ पे, ब्रैकेट के अंदर टर्म्स काउंट करें, ब्रैकेट के अंदर m टर्म्स है। ठीक है, n क्या है, ये टोटल का इंडेक्स। ठीक है, n तो इतने नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिलेंगे, डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इतने। अच्छा स्टूडेंट, ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे मैंने लिखा है सिग्मा, तो ये बेसिकली इसके एक्सपांशन में जो टर्म्स मिलेगी, तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे इसके एक्सपांशन को, सिग्मा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई k1 फैक्टोरियल k2 फैक्टोरियल अप टू km फैक्टोरियल इनटू a1 का पावर k1 a2 का पावर k2 अप टू am का पावर km। एंड स्टूडेंट यहाँ पे k1 k2 क्या है, ये आपका इंडाइसिस है इनका बेसिकली। एंड जो ये इंडाइसिस की बात कर रहे हैं, इंडेक्स की बात कर रहे हैं, वो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, 0 हो सकता है एंड फिर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नॉन नेगेटिव का मतलब ये। ठीक है, मतलब जो हम यहाँ पे इंटीजर्स ले रहे हैं वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 अलाउड है एंड पॉजिटिव अलाउड है। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है? एक चीज और, ये मेन चीज है स्टूडेंट, मेन चीज क्या है, जितने भी टर्म आप लिखेंगे इसके एक्सपांशन में, ईच टर्म में जो भी वेरिएबल प्रेजेंट रहेगा, उनके इंडाइसिस को अगर आप ऐड करेंगे तो सम ऑफ द इंडाइसिस कितना आएगा स्टूडेंट, n। क्योंकि यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे इंडेक्स कितना है, n। ठीक है, प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं? k1 + k2 अप टू kn, k1 + k2 अप टू km, ये आपका n आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, उसके ऊपर एक क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर लिया था, वो आपको ऑलरेडी पीडीएफ में मिल गया था। उसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो मल्टीनोमियल थियरम, या हमने अभी ट्राइनोमियल का भी लिख दिया था, 3 टर्म होते हैं तो कैसे लिखते हैं सिग्मा के फॉर्म में एक्सपांशन, वो चीज भी हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे सब लोग क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, एंड इसको हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें कोएफिशिएंट किसका फाइंड करना है स्टूडेंट, x³ का फाइंड करना है। किसके एक्सपांशन में, इसके एक्सपांशन में। ठीक है, तो अभी आप कोई मुझे बताना चाहिए कि इसके एक्सपांशन को अगर मैं सिग्मा के फॉर्म में लिखूं तो स्टूडेंट ऐसा हो जाएगा 1 - x + x²। ठीक है, एंड इसका होल रेज टू पावर 5 अगर मैं सिग्मा के फॉर्म में लिखूं तो स्टूडेंट ऐसा हो जाएगा, सिग्मा यहाँ पे कितना है आपके पास, 5 है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और अभी हमें कुछ पता नहीं है कि, तो लेकिन जो टर्म है ना, तो यहाँ पे लिख देखो, 1 का पावर सपोज मैं बोल देती हूँ r है, -x का पावर लेटर से s हो गया, एंड यहाँ पे x² का पावर कितना हो गया, लेटर से t। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से नहीं आया, मैं एक बार अच्छे से लिखती हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पे बेसिकली जो चीज यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई में स्टूडेंट, जो एक टर्म है ना वो लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने x² उसका पावर t। किसी को डाउट है? यहाँ पे स्टूडेंट डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपको, r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल एंड t फैक्टोरियल। अगर यहाँ पे किसी को लिखना है तो लिख दीजिए r + s + t = 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए। नो मैम। अच्छा स्टूडेंट, अभी देखो, आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहे तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, अदरवाइज ऐसे भी आप देखेंगे ना तो वैसे भी आपको आंसर मिल जाएगा। बेसिकली हमें क्या चाहिए, इधर राइट साइड में आपको चाहिए x³, क्योंकि x³ के कोएफिशिएंट की बात करनी है। आप चाहिए तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, नहीं तो इधर से भी आंसर दे सकते थे। ये हो गया आपका सिग्मा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल, t फैक्टोरियल, और ये टोटल किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 का पावर r कितना आएगा स्टूडेंट, 1 ही आएगा। ठीक है, और r आपको पता है 0 है या पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे आप लिखना चाहे तो लिख दीजिए, नहीं तो आपको पता है कि 1 का पावर r करेंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं प्लीज बताइए। यहाँ पे मैं 1 का पावर r लिख के दिखाऊं कि नहीं लिखूंगी तो भी चलेगा, प्लीज बताइए। सिंप्लीफाई कर रहे, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको पता है 1 का पावर r है। ठीक है, एंड यहाँ पे बात की जाए, अच्छा लिखना है तो लिख दीजिए, ताकि स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है। ठीक है, 1 का पावर r लिख ही देती हूँ मैं, एंड यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके, -x का पावर s दिख रहा है ना, तो एक काम करते हैं, -1 का पावर s लिख देते हैं। फिर आप लिख सकते हैं ऐसा,
एक्स का पावर एस हो गया एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पावर टी था, मतलब क्या हो गया, एक्स का पावर 2t हो गया। लिख सकते हैं कि नहीं, प्लीज बताइए ये चीज। हम पहले वाले स्टेप से भी आंसर देख सकते थे स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, पहले वाले स्टेप से भी आंसर आ जाता, लेकिन मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखा रही ताकि आपको ऑब्जर्वेशन में इजी रहे। तो ये हो जाएगा सिग्मा 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है आपके पास r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल, t फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है। यहाँ की बात की जाए तो आपको पता है 1 का पावर r, ठीक है, लिखना है तो लिख दीजिए यहाँ पे, नहीं तो 1 का पावर r आपको पता है, ये तो 1 आएगा, लेकिन इसके बारे में बोल नहीं सकते, एक्स की वैल्यू एस की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 का पावर r लिखना है तो लिख दीजिए, या नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे -1 का पावर s तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, एस इवन है कि और उसके ऊपर वैल्यू डिपेंड करता है यहाँ पे। एंड एक्स की बात कीजिए स्टूडेंट, कैसे लिख सकते हैं, इंडाइसिस का प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं इसको, x का पावर s प्लस 2t, लिख सकते हो कि नहीं, प्लीज बता दीजिए। यस मैम। ओके, अगर किसी को, वेरी गुड, यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे किसी को 1 लिखना है, 1 का पावर r लिख दीजिए, नहीं तो बाद में स्टूडेंट डाउट आएगा मैम 1 का पावर r किधर गया। ठीक है, 1 का पावर r स्टूडेंट यहाँ पे 1 क्यों होगा, क्योंकि r की वैल्यू 0 हो सकती है या पॉजिटिव आएगी, आपको पता है, तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 आने वाली है, इसलिए मैंने नहीं लिखा था, लेकिन चाहिए तो लिख दिया। अभी स्टूडेंट अभी क्या देखना है आपको, यहाँ से आपको ये जो चीज मिला ना बेसिकली, तो ये हमें क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए। एक्स क्यूब चाहिए मतलब क्या, यहाँ की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ, मतलब यहाँ पे 1 raised to power r -1 का पावर s, एंड यहाँ पे क्या है, और कौन कौन से टर्म है, एक सेकेंड, ये x का पावर s प्लस 2t, x का पावर s प्लस 2t, ये क्या चाहिए स्टूडेंट, हमें ये चाहिए एक्स क्यूब, क्योंकि हमें एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट बताना है ये एक्सपांशन में। ठीक है, तो अभी क्या क्या पॉसिबिलिटी बताइए स्टूडेंट, ये तो पता है 1 हो गया, एंड ये वाली की बात की जाए तो बेसिकली यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बताइए क्या होगा स्टूडेंट, हमें क्या क्या चीज याद रखनी है, यहाँ पे एक बार आपको चाहिए तो मैं इधर लिख देती हूँ, यहाँ पे है, या ये चीज आपको लिख लीजिए, एंड यहाँ पे r प्लस एस प्लस टी, ये हमारे पास होना चाहिए 5, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 5 दिया है, ये टर्म इसका होल रेज टू पावर 5 दिया है। ठीक है, तो इंडेक्स हमें 5 दिया है, तो इन सबका एडिशन 5 होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे -1 का पावर s एंड यहाँ पे x का पावर s प्लस 2t, आपको कितना चाहिए, एक्स क्यूब। तो स्टूडेंट एक चीज तो आपको पता चल गई, यहाँ से क्या पता चल गई है, s प्लस 2t कितना होना चाहिए आपका, 3 होगा। ये वाली चीज समझ में आ रही है, प्लीज बता दीजिए, ये चीज बताइए एवरीवन। यस मैम। ये साथ में ये हो रही है, r प्लस एस प्लस टी 5 होना चाहिए। एक चीज तो हमें यहाँ से ये चीज पता चल गई है, क्योंकि हमें x का पावर 3 एक्स क्यूब टर्म चाहिए, तो यहाँ से आपको क्या पता चला, s प्लस 2t कितना होगा आपका, 3 होगा। ठीक है, इसकी बात की करें तो क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि हमें s प्लस 2t तो 3 मिल गया है, और r प्लस एस प्लस टी ये कितना मिला है, 5। ठीक है, अच्छा ये स्टूडेंट, ये हमने थोड़ा सा ऐसा लिख दिया है, इसकी वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया, अदरवाइज स्टार्टिंग से भी हम कर सकते थे। तो s प्लस 2t आपको 3 मिल गया है यहाँ पे, एंड आपको पता है r प्लस एस प्लस टी ये आपको मिला है 5। ठीक है, तो स्टूडेंट बेसिकली हमें वो वैल्यूज बतानी है, आप बता सकते हैं कि r की वैल्यू क्या ले, s की वैल्यू क्या ले, t की वैल्यू क्या ले, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं r प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू 5। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। एंड यहाँ से बात की जाए, क्योंकि ये टोटल हमें, एक सेकेंड, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन दिस एक्सपांशन, तो ये चीज हमें पता है, एंड एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट हमें बताना है यहाँ पे। एवरीवन प्लीज बताइए, तो यहाँ पे तो क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं चैट भी पढ़ लेती हूँ आपका, किसी को कुछ डाउट है क्या, ओके, किसी का कुछ मैसेज नहीं है। स्टूडेंट ये बताइए सबको समझ में आया क्या लिखा है मैंने, ये किसी को डाउट है इसमें, नो मैम। ओके। अच्छा स्टूडेंट अभी मुझे बताइए, क्योंकि हमें क्या पता है आर एस और टी की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, ठीक है, और इन सबका एडिशन 5 होना चाहिए। यहाँ पे s प्लस 2t मुझे मिला है 3, तो यहाँ से इसको चाहिए तो स्टूडेंट ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं नीचे लिखना चाहूँ ना, तो r, देखो r प्लस 2t लिखा है ना, r, ओके एक सेकेंड, प्लस टी, ये आपको कितना मिलना चाहिए, 3 चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गया। तो यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे, अगर आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये वाली टर्म कैंसिल, एंड यहाँ से बात की जाए तो स्टूडेंट क्या हो जाए, ये वाली टर्म कैंसिल, यहाँ से आपको मिल रहा है s माइनस टी इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, प्लीज बताइए।
ये इतना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की वजह स्टूडेंट स्टार्टिंग से हम कर सकते हैं। एक बार मैं बता देती हूँ आपको कि स्टूडेंट आपको क्या चाहिए था, ये सब लिखते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं डेफिनेटली, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे से भी आंसर सेम आएगा। अदरवाइज आप क्या करते हैं, क्योंकि आपको किसका कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, बेसिकली ये जो आर एस एन टी हमने ली है स्टूडेंट, तो यहाँ से ऑब्जर्व क्या करते हैं कि अगर मैंने टी की वैल्यू ले ली है सपोज 1, ठीक है, अगर टी की वैल्यू 1 ले ली है तो यहाँ पे आप एस की वैल्यू कितनी लेते हैं, 1 ही लेते हैं, क्योंकि आपको एक्स क्यूब का टर्म चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? प्लीज बताइए, आप ऐसा करेंगे इसी से भी आंसर आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आपको इसको वापस से सोल्व करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम इसमें। देखा, अगर आपने ऐसा किया, यहाँ से देखो ये वाली टर्म लिखी है एंड इसके नीचे अगर आपने लिखा होता है एस प्लस 2t इज इक्वल टू 3, ठीक है। अभी क्या होता अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होते, स्टूडेंट समझ में आ रहा है, आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से, तो क्या हो जाता, अगर देखो यहाँ पे इसके नीचे लिख देती हूँ एस माइनस टी इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये क्या हो जाता है आपके पास 3t इज इक्वल टू, ये हो जाता है 1। लेकिन t की वैल्यू आपको पता है फ्रैक्शन में नहीं लेनी है, आपको वैल्यू किस में लेनी है, इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए आपको। मतलब यहाँ पे एस आर एस और टी की वैल्यू की बात की जाए स्टूडेंट, वो 0 है, अलाउ है, एंड पॉजिटिव इंटीजर। तो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, एक काम करते हैं इसको छोड़ के ओरिजिनल मेथड से करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझिए, आप ऐसे भी करेंगे तो करना वैसे सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें टी की वैल्यू 1/3 मिल रही है, वो अलाउ नहीं है। ठीक है, वापिस से आपको दिखा देती हूँ, ये चीज हमने लिखी है स्टूडेंट, यहाँ से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या किया है, यहाँ से इसको थोड़ा सा मतलब क्या किया, एक्स के जो टर्म थे उनका इंडाइसेस को सिंप्लीफाई करके लिख दिया था। अदरवाइज ये पहला जो स्टेप है इसी से हमारा आंसर आ रहा था। ठीक है, वो कैसे आ रहा था वो मैं आपको बता देती हूँ। एक काम करती हूँ, ये वाला इरेज करती हूँ फ्रेंड, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है यहाँ पे, एंड ये वाला हम करते हैं। ओके, ये वाला चीज जो हमने लिखा था स्टूडेंट, ये वाला इरेज कर दूं क्या, आप ऐसे भी करेंगे तो सेम आंसर आएगा, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमें एक्स का पावर 3 का कोएफिशिएंट की बात करनी है। तो ये वाला चीज लिख के ना, यहाँ से भी ऑब्जर्व करके आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ये वाला यहाँ से कैसे करते हैं बताइए, ये वाला मैं इधर रफ वर्क कर देती हूँ, फिर मैं वहां पे लिखती हूँ। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, क्या होना चाहिए आपको पता है, आर प्लस एस प्लस टी कितना होना चाहिए आपके पास, 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कीजिए, तो क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि हमें एक्स का क्यूब चाहिए, मतलब ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप बात कीजिए, ये वाले पहले स्टेप से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ से भी देखेंगे तो भी समझ में आएगा आपको। तो अगर आपको एक्स क्यूब के टर्म चाहिए तो आप एक बोलेंगे मैम टी की वैल्यू देखो, एक आप टी की वैल्यू 1 ले सकते हैं, एस की वैल्यू 1 ले सकते हैं, तो ये दोनों 1 1 हो गई, तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3। स्टूडेंट ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि हमें एक्स क्यूब का टर्म चाहिए, ये वाला पहले स्टेप है, ये वाला थोड़ा सा कंबाइन करने के बाद थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, इमेजिन करना थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ से सोच के भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए। मतलब एक्स क्यूब कैसे मिलेगा, एस का पावर 1 होगा, एक्स स्क्वायर का पावर होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू 1 ली, एस की वैल्यू मैंने कितनी ली, यहाँ पे 1 ली, और आर की वैल्यू बच गई 3, क्योंकि तीनों का एडिशन हमें कितना चाहिए स्टूडेंट, 5। एक तो ये केस हो गया। दूसरे केस की बात की जाए स्टूडेंट, क्या हो सकता है प्लीज बताइए, कि आपने टी का वैल्यू ले ली 0, ऐसा हो सकता है स्टूडेंट, टी का वैल्यू ले लिया 0, एस का वैल्यू आप ले लिया हो 3। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या बच जाएगी, आर की वैल्यू बच जाएगी 2। प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए समझ में आया कि नहीं, क्योंकि आर प्लस एस प्लस टी ये आपके पास कितना होना चाहिए, 5। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए, एक बार मैं चैट सेक्शन में भी देख रही हूँ आपका। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये दो केस बनने वाले स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये वाला केस और ये वाला केस। तो इनके कोएफिशिएंट की बात की जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख के बताती हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है ऐसा सिंप्लीफाई करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो पहले स्टेप से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे तो, क्योंकि लिखा मैंने, क्योंकि मुझे लगा शायद से इससे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, लेकिन इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेट ही हो रहा है, क्योंकि आपको ऐसा इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज ऑब्जर्वेशन तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्या एक्स क्यूब का टर्म चाहिए तो टी की पावर क्या लिया, तो एस की पावर क्या चाहिए मुझे। ठीक है, तो पहले स्टेप से आपको समझ में आएगा यहाँ पे। तो यहाँ से हम ये दो केस ले रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, अगर आपने टी की वैल्यू 1 ले ली, एस की वैल्यू 1 ले ली, आर की वैल्यू 3 ले ली, वो वाले केस में आपको कोएफिशिएंट की बात की जाए, ये वाला एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, तो वो वाले केस में यहाँ से बात करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ the coefficient of x cube
in the expansion of in the expansion of ये हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस्ट टू पावर 5। ठीक है। एंड स्टूडेंट अभी हमने दो केसेस देखा, क्योंकि यहाँ पे जो हम लिखते हैं ना, इसके एक्सपांशन में हम ऐसा लिखते हैं सिग्मा, यहाँ पे लिखते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एस फैक्टोरियल इंटू टी फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद 1 का पावर आर हो गया माइनस एक्स का पावर एस हो गया एक्स स्क्वायर का पावर टी। ठीक है। तो स्टूडेंट आपको बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली अगर आप बात करें तो ये वैल्यू के लिए आपको एक्स क्यूब का टर्म मिल रहा है। ठीक है। तो अब इसके कोएफिशिएंट की बात की जाए, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट की इसके एक्सपांशन में, तो बेसिकली इन दो, देखो ये वाले केस में अगर आपने ये ले लिया तो इसका देखिए क्या होगा हमारे पास, अगर हमने टी की वैल्यू 1 ले ली, एस की वैल्यू 1 ले ली, आर की वैल्यू 3 ले ली, वो वाले केस में कोएफिशिएंट क्या बनेगा हमारे पास, वो वाले केस में हमें मिलेगा 5 फैक्टोरियल। अच्छा स्टूडेंट, आप चाहे तो पूरा टर्म लिखना चाहे तो पूरा टर्म लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार दिखा देती हूँ हमने क्या किया है यहाँ पे। ओके, आर की वैल्यू हमने 3 ली है, एस की वैल्यू ली है हमने 1। अगर एस की वैल्यू 1 ली है स्टूडेंट तो बेसिकली यहाँ पे माइनस में साइन दिखेगा। प्लीज एक बार ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट की बात करनी है, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आपका आएगा। दिख रहा है स्टूडेंट? तो यहाँ पे बेसिकली क्या मिल रहा है वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस साइन कहाँ से आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ, माइनस आएगा। एंड यहाँ पे एक बार ऐसा देखते हैं, आर की वैल्यू 3, 1 एंड 1, 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। और ये माइनस साइन कहाँ से आया स्टूडेंट, ये यहाँ से आया क्योंकि आपने एस की वैल्यू पहले वाले केस में 1 ली है, तो माइनस एक्स की पावर 1 मतलब माइनस साइन भी रहेगा, तो वो डेफिनेटली एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट, एक तो ये वाली मिल गई हमें। उसके बाद की बात की जाए, एक सेकेंड, यहाँ पे से थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया है, ये वाला हो गया। उसके बाद एक और टर्म आपको पता है, यहाँ पे जब हमने टी की वैल्यू 0 ले रहे, एस की वैल्यू 3 ले रहे और आर की वैल्यू 2 ले रहे, तो वो वाले केस में भी आपको एक्स क्यूब का टर्म मिलेगा। तो स्टूडेंट वो वाले केस में कोएफिशिएंट क्या रहेगा, तो यहाँ पे 2, 3 एंड 0 ये आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे मिलेगा 5 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे 0 फैक्टोरियल। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर आपने टी की वैल्यू 0 ली, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपने एस की वैल्यू 3 ली स्टूडेंट, वापस से यहाँ पे माइनस साइन आएगा। देख लीजिए, माइनस एक्स का पावर 3 करेंगे तो माइनस फिर एक्स क्यूब मिलेगा, तो यहाँ पे भी माइनस आपको मिलेगा कोएफिशिएंट में। एक सेकेंड, यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा। स्टूडेंट किसी को समझ में आया या डाउट है तो प्लीज पूछिए। यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए डायरेक्टली। तो आपने क्या किया स्टूडेंट, हमने उसको सिग्मा के फॉर्म में लिखा, फिर आर एस एंड टी की वैल्यू ऐसे लेना है कि उनका एडिशन 5 आए। ठीक है, उनका एडिशन 5 आना चाहिए। और यहाँ पे हमने जैसे लिखा कि यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली इसके एक्सपांशन में हमें यहाँ पे एक्स क्यूब कब मिलेगा वो हमने चेक किया। यहाँ पे आर एस एंड टी की क्या वैल्यू ले ताकि आपको यहाँ पे एक्स क्यूब मिले, एंड करस्पॉन्डिंग ये जो हमने सामने लिखा है वहां से कोएफिशिएंट लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं, मतलब इसके एक्सपांशन की बात कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है दो टर्म में आपको एक्स क्यूब का मिल रहा है, लेकिन जो कोएफिशिएंट है उनको जस्ट हमें ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट की बात की जाए इन जनरल इसके एक्सपांशन में, तो ये हो जाएगा। तो कोई मुझे सिंप्लीफाई करके बताना चाहेगा, यहाँ पे माइनस साइन है स्टूडेंट। ठीक है, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देती हूँ। एंड 1 फैक्टोरियल 1 इंटू 1 होता है, ये कैंसिल कर सकते हैं आप यहाँ से, ब्रैकेट में लगा देते हैं इसको। यहाँ से बात की जाए, यहाँ पे माइनस साइन है, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड 3 फैक्टोरियल यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2, एंड 0 फैक्टोरियल मतलब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 1। प्लीज बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पे जो हमारे आंसर की बात की जाए तो ये हो गया -20, एंड यहाँ से मुझे लग रहा है -10 मिल रहा है, तो आपका आंसर -30 आ रहा है। प्लीज बताइए किसी को कुछ डाउट है, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन लिए यहाँ पे, एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टूडेंट। आपको चाहिए तो मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लेती हूँ ताकि आपका जो डाउट है वो डाउट क्लियर हो। अच्छा, जिया का हैंड रेज है यहाँ पे। हाँ जिया बोलिए, जिया बोलिए आपका जो भी डाउट है। मैम 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 जो आपने फर्स्ट केस में वो लिया आर एस और टी की वैल्यू, मैम यहाँ पे 1 की पावर आर है
और यहाँ पे -1 की पावर भी आ रहा है। कहाँ पे? ये ना, ये मैंने क्या किया स्टूडेंट, ये वाला सेट, मैम -1 की पावर 1 आएगी तो माइनस साइन आएगा। एक सेकेंड, देखो यहाँ पे बात कर रहे हो ना आप, -1 का पावर ऐसे ही, ऐसे ये वाले सेकंड स्टेप है ना। एक सेकेंड में दूसरा पेन यूज करती हूँ ताकि आपको दिखे, ब्लू वाला देखती हूँ, ये वाले की बात कर, नहीं अभी भी ब्लू नहीं हुआ है, एक सेकेंड, ओके रेड वाला यूज करती हूँ, ये वाले स्टेप की बात कर रहे हैं आप? नहीं मैम आ गया समझ मैम, फर्स्ट अच्छा मैम हो गया क्लियर। अच्छा, एक्चुअली ये मैंने पूरा एक्सपांशन करके लिखा था यहाँ पे जिया, लेकिन वहां से थोड़ा यस मैम। कॉम्प्लिकेट हो रहा था, कॉम्प्लिकेट हो रहा था क्योंकि वो इक्वेशन बनानी पड़ रही थी। यहाँ से तो ऑब्जर्वेशन से ही समझ में आ रहा है ना, जो क्वेश्चन इजी हो जाता है उसको दूसरे मेथड से टाइम वेस्ट करके, क्योंकि वो नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ से इजिली हो रहा था तो वही चीज हमने किया। तो एक काम करती हूँ, मैं नीचे का पार्ट इरेज ही करती हूँ, ऐसा कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टूडेंट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, ऐसा अगर करते हैं ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। अदरवाइज ऑब्जर्वेशन से हमको पता चला, क्योंकि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो एक्स क्यूब कैसे मिल सकता है वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यस मैम। तो ये वाला क्वेश्चन आपको चाहिए तो कोई क्वेश्चन बना सकते हैं अभी रेंडमली। चलो, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे ना जहाँ पे आपको कोएफिशिएंट फाइंड करना था। अगर बाइनोमियल से आप उसका कोएफिशिएंट फाइंड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि हमने बाइनोमियल थ्योरम से भी किए थे ना, जहाँ पे आपके पास दो टर्म रहते हैं उसमें कोएफिशिएंट फाइंड करना। एक बार मैं चेक करती हूँ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दीजिए, अभी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि जो भी है ये एक बार मेथड समझ में आए। यहाँ पे कोई क्वेश्चन मैं लेने का ट्राई करती हूँ ताकि ओके, ये हमने, अच्छा एक क्वेश्चन मैं लेती हूँ स्टूडेंट, ये हमने बाइनोमियल थ्योरम से भी किया था, जनरल टर्म लगा के भी किया था, लेकिन मैं इसको ये ऐसे करने का ट्राई करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ओके क्वेश्चन लिख देते हैं, अभी रेंडमली मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया यहाँ पे। ओके, तो स्टूडेंट अगर आपका ऐसा क्वेश्चन था, फाइंड द कोएफिशिएंट, तो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ लेट अस से x4, ठीक है, इन द एक्सपांशन ऑफ ये वाला चीज आपको ऑलरेडी पता है स्टूडेंट, यहाँ पे x+1 होल रेज टू पावर मैंने ले लिया 6। ठीक है, आपको इसका पता है जनरल टर्म कैसा लिखते हैं, वहां से भी बता सकते हो। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे? अदरवाइज मैं अगर इसको जो अभी मल्टीनोमियल थियरम पढ़ी है, बाइनोमियल, क्योंकि मल्टीनोमियल यहाँ पे दो ही टर्म आपका बेसिकली, तो ये बाइनोमियल भी बोल सकते हैं क्योंकि बाइनोमियल ही है ये। बाइनोमियल मतलब दो टर्म है आपके पास और उसका होल रेज टू पावर 6 दिया है। अगर स्टूडेंट मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी पता है ये, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे सिग्मा के फॉर्म में। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? एंड यहाँ पे जो लिखते हैं, यहाँ की बात करी थी मैंने, जैसे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल आ जाएगा इंडेक्स। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर आप चाहिए तो आर एंड एस यूज कर देती हूँ, आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स का पावर आर, एंड यहाँ पे बेसिकली हमारे पास हो जाएगा 1 का पावर एस। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट इससे तो कॉम्प्लिकेट, क्योंकि 1 का पावर एस की बात की जाए, आपको पता 1 ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज तो मुझे लगता है आप वैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे एक सेकंड, ये वाला लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे 1 का पावर एस लिखेंगे, लेकिन 1 का पावर एस आपका 1 ही बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली चीज याद है आपको? यहाँ पे बेसिकली x+1 की बात करूँ तो ये आपने पढ़ा है, या x+1 होल रेज टू पावर 6 इज सेम एज 1 + x होल रेज टू पावर 6, सिग्मा के फॉर्म में आप इसको ऐसा लिखते हैं। ठीक है, आप इसको लिखते हैं NCR और यहाँ पे लिखते हैं x का पावर r लिखते हैं, और r की वैल्यू आप अलग अलग लेते हैं 0 से लेके 6। ठीक है, लेकिन आप सेम चीज को ऐसा ओपन कर सकते हैं स्टूडेंट, n फैक्टोरियल, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 6 है हमारे पास, तो ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे n की वैल्यू 6 है। स्टूडेंट को समझ में आ रहा है मैं क्या करने का ट्राई कर रही हूँ? बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ, जो हमने पहले किया है सेम चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो चीज लिखा है, एंड यहाँ से आप बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्स रेज टू पावर 4 के कोएफिशिएंट की बात करूँ स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, आप बोल रहे हैं मैम आर की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, आर की वैल्यू 4 है तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? आर प्लस एस आपका कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए ये वाले केस में। तो आर प्लस एक्स 6 है तो आर की वैल्यू 4 होगी, तो एस की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट यहाँ पे 2। प्लीज बताइए समझ में आ रहा है? तो बेसिकली अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये चीज आप यहाँ से ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो, या जो आपने ऑलरेडी जो जनरल फॉर्मूला पढ़ा है उधर उससे भी करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 4
in this expansion, in the expansion of x plus 1 होल रेज टू पावर 6। स्टूडेंट बताइए कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रही हूँ यहाँ पे? अगर आपको x का पावर 4 चाहिए, मतलब r की वैल्यू कितनी ले रहे हैं? 4। r की वैल्यू 4 है तो s की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि r प्लस एस आपका कितना होता है, ये जिसका इंडेक्स दिया है 6 दिया है यहाँ पे, तो r प्लस एस आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट की बात करें स्टूडेंट, ये 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये आपका डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, एंड यहाँ पे इंटू 2 फैक्टोरियल। बेसिकली ये है क्या, ये आपका 6c4 ही है ना स्टूडेंट? प्लीज बताइए, वैसे भी आंसर मिलता है या ऐसे? आप चाहे तो कोई 2 टर्म मैंने यहाँ पे लिया, आप चाहे तो 3 4 5 ऐसा टर्म लेके आपको अगर कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए बोले तो डायरेक्टली जो मैंने आपको इन जनरल जो मल्टीनोमियल थ्योरम बताया स्टूडेंट, वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं ये वाली चीज, तो प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके स्टूडेंट। Yes, ma'am. तो स्टूडेंट इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आएंगे एग्जाम में तो आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो ये क्वेश्चन लिया है ये रैंडमली लिया है, लेकिन आपके अगर पास 4 टर्म्स भी होते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल रेज टू पावर 10 दे दे, अगर फिर आपको उसमें किसी का कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए बोले तो वो भी आप इजिली फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, यूजिंग मल्टीनोमियल थ्योरम। तो स्टूडेंट हमने 2 या 3 क्वेश्चन डिस्कस किए मल्टीनोमियल थ्योरम के ऊपर, मतलब यहाँ पे 3 टर्म ले ली तो आप उसको ट्राइनोमियल, ये वाले केस तो बाइनोमियल का है, ये वाला ट्राइनोमियल था, क्योंकि आपको पता है ये 3 टर्म दिख रहे हैं, आप इसको बाइनोमियल से भी सोल्व कर सकते थे, वहां से भी कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते थे, लेकिन ये वाला इजी था डायरेक्टली, क्योंकि हमने मल्टीनोमियल थ्योरम अप्लाई करके वैसा लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. ओके, एंड ये वाली चीज ये हमने लास्ट टाइम कर ली थी स्टूडेंट। ठीक है, एंड अच्छा स्टूडेंट, हमने एक ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक किया नहीं है, अगर मैं बोलूँ कि आपको x प्लस वाई प्लस जेड होल रेज टू पावर जैसे 18 का एक्सपांशन करना है, तो आप उसको बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले शायद मैंने बताया होगा, 2 टर्म को स्टार्टिंग को एक टर्म मान लीजिए, फिर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। अदरवाइज जो मल्टीनोमियल थ्योरम से आपको एक चीज तो पता चल गई है, कौन सी वाली चीज? ये वाली चीज जो, एक सेकेंड, अभी हमने, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे आप इसका एक्सपांशन लिखते स्टूडेंट, तो बेसिकली ऐसे टर्म आने वाले थे, आप आर एंड एस एंड टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले रहे हैं, तो आप डायरेक्टली भी एक्सपांशन लिख सकते हो। अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई नहीं किया स्टूडेंट यहाँ के इसके एक्सपांशन में, तो आप ऐसा लिखेंगे कि ये टर्म बेसिकली कैसा आने वाला है, दिस इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, फिर आर एस एंड टी की आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेते रहते हैं। ठीक है, लेकिन कितने टर्म्स आएंगे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, डिस्टिंक्ट टर्म की बात करें, वो हमने फॉर्मूला बता दिया था। अगर आपके पास 3 टर्म में उसका होल रेज टू पावर n है, तो इसमें कितने टर्म्स आपके पास मिलेगी स्टूडेंट? n प्लस 2, यहाँ पे c2। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? एंड अभी हमने मल्टीनोमियल का, जब आपके पास ब्रैकेट के अंदर m, ओके एक सेकेंड, अगर आपके ब्रैकेट के अंदर क्या है m आपके पास टर्म्स है, तो वो वाले केस में हमने इन जनरल कितने डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे उसके एक्सपांशन में ये चीज लिखी थी, n प्लस m माइनस 1, यहाँ पे cm माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है बाई चांस, तो आप ये यूज करके बता सकते हो कि उसमें इतनी टर्म्स रहेंगी। ठीक है, डिस्टिंक्ट टर्म्स की बात कर रहे हैं, जो टर्म सिंप्लीफाई करके कंबाइन हो सकते हैं, उसकी नहीं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वो वाले की डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं? तो फिर हम अभी नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स वाला हम डिस्कस करेंगे, उससे अच्छा उसका रीजन क्या है उसका पढ़ने का, वो रीजन भी हम जानेंगे। अच्छा, यहाँ पे हेडिंग तो मैंने दिया है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, लेकिन ये पढ़ क्यों रहे हैं उसका रीजन जानने का जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ कि एन आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, क्योंकि आपको पता है एन फैक्टोरियल क्या है, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइन है, मतलब नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है, और 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 वो हमने यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एन इज नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजर, वो वाले केस में एन फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट जो बाइनोमियल थ्योरम जो हमने पढ़ा था वो एनसीआर के टर्म में पढ़ा था बेसिकली, जहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट आप यूज कर रहे थे, और एनसीआर होता क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट, ये अच्छा यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स हेडिंग है, लेकिन जो ये चीज मैंने अभी लिखी है स्टूडेंट, जो बाइनोमियल थ्योरम वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो उसको बेसिकली हम ऐसा भी लिख सकते हैं। एक बार देखिए, बाइनोमियल थ्योरम जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी सेम है स्टूडेंट यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है,
जैसे आपका NC0 होता था, ठीक है, NC0 कितना होता है 1। एक सेकेंड में चैट में पढ़ लेती हूँ, किसी का कुछ डाउट है? अच्छा मैम, RST की वैल्यूज कैसे लेनी है? अच्छा ये करिश्मा आप पिछले क्वेश्चन की बात कर रही हो ना? तो यहाँ पे स्टूडेंट जो इंडेक्स दिया है ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखना बताना चाहूँ, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जगह नहीं है, जैसे यहाँ पे अगर आपको बताना चाहूँ, जैसे अगर आपके पास ऐसा है x+y, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, 2x+3y ऐसा कुछ हो सकता है, तो x+y+z इसका कुछ रेज टू पावर n है, ठीक है, इंडेक्स n है स्टूडेंट। यहाँ पे एक डाउट है स्टूडेंट का, वो मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। एंड ये हमारा क्या है सिग्मा, और यहाँ पे लिख रहे हैं n फैक्टोरियल, और यहाँ पे मैंने बोला x का पावर r है, y का पावर s है, z का पावर t है, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखते हैं डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल, t फैक्टोरियल, ठीक है। अभी स्टूडेंट को डाउट ये है कि आर, एस और टी की वैल्यू क्या लेनी है स्टूडेंट, तो आपको एक चीज याद रखना है कि आर प्लस एस प्लस टी, इसकी वैल्यू टोटल का एडिशन कितना होना चाहिए, ये वाला एन, ठीक है। एंड अभी ये आपका एन होना चाहिए, तो और ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि आर, एस और टी की मिनिमम वैल्यू की बात करें तो 0, और उसके बाद वो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। मतलब आपने 0 ले लिया, फिर 1 रखिए, फिर 2 रखिए, लेकिन जो एडिशन होना चाहिए ना आर, एस एंड टी का, वो एन ही होगा। मतलब ये जो टर्म आप लिखेंगे बेसिकली, तो जितने भी आपके क्या बोलते हैं यहाँ पे वेरिएबल है, उनके सारे इंडाइसेस का आप ऐड करेंगे, तो वो वाले टर्म में वो कितना आना चाहिए, एन आना चाहिए। मतलब एक टर्म जैसे एग्जाम्पल दूं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था x+y+z होल ये स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका एक्सपांशन तो सबको पता है, एक आइडेंटिटी भी है, तो भी आप इससे भी करेंगे तो भी आपको सेम आएगा स्टूडेंट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? जो भी आप ये पावर लेंगे ना, जैसे यहाँ पे एक केस में आपने r की वैल्यू 0 ले ली, s की वैल्यू 1 ले ली, t की वैल्यू 1 ले ली, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका एक्सपांशन तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, ये होता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस यहाँ पे 2 आएगा, प्लस 2yz प्लस उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट, xz। प्लीज बताइए समझ में आइए आया कहाँ से? बेसिकली आर, एस एंड टी की अलग अलग वैल्यू लेके, लेकिन एक चीज याद क्या रखनी है, आर, एस एंड टी का एडिशन कितना होना चाहिए, जितना इसका इंडेक्स है, इसका है इंडेक्स 2, ठीक है। कर सकते हैं ऐसा? यस मैम। ओके स्टूडेंट, ये वाला इरेज करती हूँ, सॉरी स्टूडेंट, क्योंकि बीच में मैंने ये वाला लिया, तो ये वाला अभी मैं इरेज कर देती हूँ। एंड हम क्या बात कर रहे हैं स्टूडेंट, हम बात करें बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, लेकिन उससे पहले क्यों पढ़ रहे हैं उसका रीजन जान रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अगर आपका एन जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो वो वाले केस में एन फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होगा। एंड ये जो चीज लिखी है स्टूडेंट, ये बाइनोमियल थ्योरम जो आपने फर्स्ट सेक्शन में पढ़ा है वही चीज लिखी है, बट इसको मैंने ओपन करके लिख दिया है, ठीक है। क्यों लिखा है उसका रीजन ये है स्टूडेंट, क्योंकि जो हम बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स पढ़ने वाले हैं ना, तो वो बेसिकली यही वाला पैटर्न आपको फॉलो करने को मिल रहा है, इसके लिए मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। तो रीजन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, कि हम क्या बोल रहे हैं कि जो बाइनोमियल थ्योरम जो ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, a प्लस बी होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू NC0, ठीक है, a का पावर n, फिर पढ़ा था NC1, a का पावर n -1, b का पावर 1, वो सेम चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बेसिकली उसको एक्सपांड करते हैं, NCR जो रहता है ना उसको हमने ओपन कर दिया है, ठीक है। तो a प्लस बी होल रेज टू पावर n आपका होता है a टू द पावर n, प्लस ये जो NC1 होता था स्टूडेंट याद है, तो हम उसको n फैक्टोरियल, एक सेकेंड, NC1 जो होता था स्टूडेंट, ये क्या होता है आपका n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, एंड इनटू क्या होता था यहाँ पे, प्लीज मुझे बताइए, n -1 फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल को कैसा लिख सकते हो आप, n इंटू n -1 फैक्टोरियल, तो न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से n -1 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो ये क्यों लिख के दिखा रही हूँ मैं, इसका रीजन है ताकि अभी आपको पता चले, जो भी आपको मैं जो जनरली देने वाली हूँ, मतलब आपका जो फॉर्मूला देने वाली यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, तो यहाँ पे वैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसके लिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली जो चीज है यहाँ पे मैंने लिखा है a प्लस बी होल रेज टू पावर n, ये बाइनोमियल थ्योरम जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी सेम चीज है, लेकिन हम उसको दूसरे फॉर्म में लिखा है, ठीक है। मतलब जो भी हमें NCR यूज करने की बजाय मैंने पूरा एक्सपांड करके लिख दिया है, ठीक है स्टूडेंट। रीजन क्या है उसका, क्योंकि अभी जो हम बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स पढ़ेंगे वो वाले केस में n फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होगा, जब आपका n कुछ नेगेटिव इंटीजर हुआ या कुछ आपका रैशनल नंबर हुआ, वो वाले केस में वो डिफाइन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इस टाइप में लिखा है तो n की आप कुछ वैल्यू लेंगे तो सब्स्टिट्यूट करना है आपको, समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए ये वाली चीज। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं वापस से बता रही हूँ, हम पढ़ रहे a प्लस बी होल रेज टू पावर n, जो बाइनोमियल थियरम है
उसको हम दूसरे फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। पहला टर्म हो जाएगा a का पावर n, सेकेंड टर्म हो जाएगा n अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू a का पावर n माइनस 1 इंटू b, सेकेंड टर्म ये हो गया। थर्ड टर्म हमारे पास होगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल होल मल्टीप्लाइड विद a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। एंड बाइनोमियल थ्योरम से आपको पता है लास्ट टर्म हमारी आती थी, ऐसा था ना, n होता था स्टूडेंट, एंड b का पावर n आता था, n की वैल्यू होती थी 1। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि रीजन अभी मैंने आपको बताया, n अगर आपका नेचुरल नंबर नहीं है और आपको पता है 0 फैक्टोरियल डिफाइंड है, उसके अलावा अगर n की कुछ अलग वैल्यू हुई तो वो वाले केस में n फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होगा। तो बाइनोमियल थ्योरम जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है उसको ऐसा फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको अभी समझ में आए कि हम क्या कर क्या रहे। ये जो ओरिजिनली बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है स्टूडेंट, लेकिन एक्सपांड करके लिखी है, ठीक है। एंड यहाँ पे स्टूडेंट जनरल टर्म हम क्या लिखते थे, याद है सबको, जनरल टर्म वही हम लिखते थे यहाँ पे r प्लस 1 टर्म क्या था, NCR, ठीक है, a का पावर n माइनस r लिखते थे, b का पावर r। तो जो NCR लिखते थे स्टूडेंट उसको हम ये ओपन करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो बेसिकली उसको अगर ओपन करेंगे तो ये चीज मिलेगी, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1 अपॉन r फैक्टोरियल। समझ में आया स्टूडेंट, प्लीज बताइए ये हमने क्यों किया है, उसका रीजन अभी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये तो हमने जो बाइनोमियल थ्योरम ऑलरेडी पढ़ चुके वही है, उसको दूसरे फॉर्म में लिख के दिखा रही, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई? एवरीवन प्लीज बता दीजिए, क्योंकि हम जो अभी थ्योरम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, उसमें होता क्या है स्टूडेंट, वो वाले केस में अगर आपका n नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर है, या मतलब n आप बोल सकते हैं कोई भी रियल नंबर है, फ्रैक्शन हो, रेशनल नंबर हो, कुछ हो, तो वो वाले केस में कैसे डिफाइंड होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें किसी को डाउट है? ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, जैसे उसको एक्सपांड करके मैंने लिखा है, ठीक है, समझ में आया सबको? यस मैम। बाइनोमियल थ्योरम है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर कंफर्मेशन। ये जो ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था वही चीज लिखी है, बट इसको ओपन करके लिखा है, ठीक है। अभी स्टूडेंट यहाँ पे जो बाइनोमियल थ्योरम का जो बोल सकते हैं स्टेटमेंट, मेन चीज ये है फॉर एनी इंडेक्स, ये जो मैंने थ्योरम करके लिखा है ये चीज है इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके पास n कोई भी रियल नंबर, ये आपका मेन स्टेटमेंट फॉर बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, ठीक है। n आपका कोई भी रियल नंबर रहने दीजिए, नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल, फ्रैक्शन, जैसा आपको लिखना है यहाँ पे। तो इफ n इज एनी रियल नंबर, और यहाँ पे स्टूडेंट ये कब डिफाइंड है, एक चीज है, एक चीज आपको याद रखनी है, जो पहला टर्म है आपका a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू x, क्योंकि मैंने आपको जो पहले बाइनोमियल थ्योरम इसलिए दिखाया ताकि आपको आइडिया रहे। तो यहाँ पे अगर n आपका कोई भी रियल नंबर है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू x, मतलब ऐसा 1 प्लस एक्स होल रेज़ टू पावर n। लेकिन यहाँ पे n क्या है, रियल नंबर। पहले जो हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था वहाँ पे n क्या था, याद है आपको, पॉजिटिव इंटीजर था, पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब नेचुरल नंबर था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे n कोई भी रियल नंबर है तो उसका जो एक्सपांशन स्टूडेंट ऐसा होता है। एंड प्लीज याद रखिए यहाँ पे, क्योंकि n हमारा क्या है, रियल नंबर है, एंड यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है 1 है, एंड ये जो सेकंड टर्म है x स्टूडेंट, इसका मॉडुलस आपका लेस देन 1 है, मतलब ये जो सेकंड टर्म है बहुत छोटी है, 1 से बहुत छोटी है। समझ में आ रहा है, मोड ऑफ x इज लेस देन 1, ये वाली बात समझ में आई? प्लीज बताइए, मतलब ये जो सेकंड टर्म है इसका मैग्नीट्यूड की बात की जाए यस मैम। वो लेस देन 1 है, ठीक है। तो इसका एक्सपांशन में स्टूडेंट आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी, ठीक है। ये क्या बात कर रहे हैं हम, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स कब डिफाइंड होगा, ये देखिए, पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म अगर x है, लेकिन जो दूसरा टर्म है उसका क्या है, मॉडुलस, यहाँ पे मैंने बताया, मतलब उसका मैग्नीट्यूड आपका लेस देन 1 है, तो इसके एक्सपांशन में आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी। तो इसका जो एक्सपांशन होता है स्टूडेंट, ये देखो, पहला टर्म 1 आएगा, दूसरा टर्म आएगा nx, तीसरा टर्म आएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, जो मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम दिखाया था अभी, नेचुरल नंबर के लिए कुछ वैसा ही है, वो वाले केस में फाइनाइट टर्म्स आ रही थी हमारे पास, अभी क्या हो रहा है, इनफाइनाइट आ रही थी। इसलिए मैंने आपको ये चीज दिखाई स्टूडेंट। यहाँ पे आप बोलेंगे मैम यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 1, ठीक है। प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कि ये चीज जो मैंने ओपन करके दिखाया था ना, वो इसलिए यहाँ पे दिखाया क्योंकि अभी ये वाली चीज आप n की कोई भी रियल नंबर लीजिए उसके लिए डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स होल रेज़ टू पावर n हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, ये सेकेंड टर्म हो गई, थर्ड टर्म होगी n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये पूरा
आपका मल्टीप्लाई हो रहा है ये टर्म से। फिर ये थर्ड टर्म है, लेकिन इसमें क्या है याद रखना है, इसमें आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी, फाइनाइट नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x क्या है आपका बहुत छोटा नंबर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, मतलब मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1 है, और फर्स्ट टर्म इसके एक्सपेंशन में यहाँ पे 1 है। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए। Yes, ma'am. Yes. एंड यहाँ पे मैंने डॉट 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 क्यों लिखा है, इनफाइनाइट टर्म्स है, काउंट ही नहीं कर सकते कितने टर्म है यहाँ पे। एंड स्टूडेंट यहाँ पे देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन। और जनरल टर्म की बात की जाए वो तो आप मुझे ऑब्जर्व करके बता सकते हो। यहाँ पे देखिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन मतलब जो बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर पढ़ा था बेसिकली स्टार्टिंग में, उसका मैंने आपको दूसरे वे में लिख के दिखाया था स्टूडेंट, ये वाला सेम वैसे ही आप यहाँ से जनरल टर्म देख सकते हो। ठीक है, तो जनरल टर्म मतलब r प्लस 1 टर्म इसके एक्सपांशन में क्या हो जाएगी, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू x का पावर r। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? Yes, यहाँ पे ma'am. 1 का पावर आप करते हो ना बेसिकली, लेकिन वो आपको पता है यहाँ पे 1 का पावर आप करेंगे यहाँ पे तो वो आपको क्या मिल जाएगा 1। तो बेसिकली ये चीज हमें मिला। और यहाँ पे r की वैल्यू की बात की जाए तो r आपका ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें इनफाइनाइट टर्म्स मिल रहे हैं यहाँ पे इनफाइनाइट, तो यहाँ पे r की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी वो हमें नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है r इज ग्रेटर इक्वल टू 0। समझ में आया? बाइनोमियल थियरम फॉर एनी इंडेक्स, उसमें क्या हो रहा है 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n का एक्सपांशन लिख रहे हो, एक्सपांशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी। लेकिन ये चीज याद रखना, ये एक्सपांशन कब यूज होगा, जब मॉड्यूलस ऑफ एक्स आपका लेस देन 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं? Yes. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो अभी ये चीज यूज करके हम अलग अलग रिजल्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे कुछ मैंने रिमार्क भी दिखाया है स्टूडेंट, इफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन 1 है एंड n कोई रियल नंबर है तो 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर n में क्या हो जाएगा प्लीज बताइए। यहाँ पे आपको पता है ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन आने लग जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने x की जगह माइनस एक्स रख दिया तो आपको ये एक्सपांशन मिलेगा 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस n into n minus 1 divided by 2 factorial whole multiplied with x square। तो बेसिकली प्लस माइनस ऐसा टर्म मिलेगा और यहाँ पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x हमने लेस देन 1 लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली एक चीज आपको समझ में आई कि जो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स किसके लिए डिफाइन होती है, बेसिकली पहला टर्म होना चाहिए 1 और जो दूसरा टर्म है वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होना चाहिए। मॉड्यूलस ऑफ एक्स शुड बी लेस देन 1, तो इसके एक्सपांशन में आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी। स्टूडेंट किसी को डाउट है ये वाली चीज में, तो इसमें जनरल टर्म लिखना चाहेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, r प्लस 1 टर्म हो जाएगा माइनस 1 का पावर r, फिर है इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। और ये टोटल किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x का पावर r से। समझ में आया प्लीज बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो आज ये हम पूरा पढ़ने वाले, मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ पीडीएफ। तो पहले ये देख लेते हैं, इफ n इज एनी रियल नंबर एंड मॉड्यूलस ऑफ b इज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ a। ठीक है, सपोज आपको 1 प्लस समथिंग नहीं दिया है, ठीक है, और आपको बोले हैं n कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, तो आप उसका एक्सपांशन लिखना है तो क्या चीज होनी चाहिए, यहाँ पे देखो इफ n इज एनी रियल नंबर और यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ b लेस देन मॉड्यूलस ऑफ a दिया, इसका मतलब क्या है, मोड ऑफ b डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ a। क्योंकि ये जो टर्म है ना सेकंड टर्म, हमने अभी बात करी है कि जो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स लिखते हैं तो सेकंड टर्म का जो मॉड्यूलस आपका 1 से छोटा आना चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ सेकंड टर्म शुड बी लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यही चीज यहाँ पे उन्होंने बोला है, अगर मोड ऑफ b लेस देन मोड ऑफ a है, मतलब यहाँ से क्या बोलना चाह रहे हैं, मोड ऑफ b अपॉन मोड ऑफ a, अगर आपका ये लेस देन 1 आता है तो यहाँ से आपने a कॉमन ले सकते हो। देखिए, तो यहाँ से a कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, 2 ब्रैकेट यूज किया स्टूडेंट, यहाँ पे पहले a यहाँ पे कॉमन लिया 1 प्लस b बाई a, क्योंकि ये वो जो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स यूज करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है मोड ऑफ b लेस देन मोड ऑफ a दिया है, मतलब मॉड्यूलस ऑफ b अपॉन a आपका डेफिनेटली लेस देन 1 आ रहा है, तो आप वो एक्सपांशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको मिला a का पावर n इंटू 1 प्लस b अपॉन a होल रेज टू पावर n। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये कब यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये सेकंड टर्म का मॉड्यूलस आपका लेस देन 1 है। ये जो चीज मैंने लिखा है स्टूडेंट यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ b अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a, बेसिकली ये है ये मॉड्यूलस ऑफ b अपॉन a, इसका लेस देन 1।
ठीक है, मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है, प्लीज बताइए ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं। एंड डोंट वरी, क्वेश्चन सोल्व करेंगे कैसे, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी के लिए तो थियरी हम पढ़ रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे नोट में भी करके लिखा है, while expanding a plus b whole raised to power n, where n is negative integer or a fraction, reduce the binomial to the form in which the first term is unity and the second term is numerically less than unity. अच्छा स्टूडेंट, यूनिटी होता क्या है, जो नंबर 1 है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटी। ठीक है, आप आगे भी पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वगैरह, nth रूट ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यूनिटी का मतलब होता है 1। ठीक है, समझ में आए ये वाली चीज, प्लीज बताइए। Yes, क्या ma'am. करना है, अगर आपके पास a प्लस बी होल रेज टू पावर n दिया है, लेकिन n यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं, n कोई नेगेटिव है, फ्रैक्शन है, मतलब इन जनरल आप बोलते हैं n रियल नंबर दिया हुआ है, तो वो वाले केस में क्या करना है, आपको इसको रिड्यूस करना है ऐसे फॉर्म में कि पहला टर्म 1 बन जाए, दूसरा टर्म आपका क्या बने, न्यूमेरिकली मतलब उसका मॉडुलस आपका लेस देन 1 बने, ताकि आप ये बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स यूज कर पाए। ठीक है, अच्छा उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे ये चीज मैंने लिखा कहाँ से है, वो चीज मैं आपको दिखाने वाली हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने देखो पहला लिखा है यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स, ये आप सब लोग एग्री करेंगे किसके इक्वल है, ये 1 प्लस एक्स उसका होल रेज टू पावर -1 हो गया। ठीक है, अभी क्या ये चीज आया कहाँ से आगे का, यहाँ पे स्टूडेंट हो क्या गया, एन की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, -1। ठीक है, एन की वैल्यू -1 होगी, जो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स है, तो वहां पे एन की वैल्यू कितने रखेंगे, -1 रखेंगे कि नहीं, प्लीज बताइए। एक Yes, सेकेंड, ma'am. यहाँ पे पिछले वाले में यहाँ पे एन की वैल्यू -1 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स का पावर -1 करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देख लेते फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मिल जाएगा आपको 1, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, देखिए एन की वैल्यू -1 रख रहे हो तो 1 माइनस एक्स हो गया। आगे की बात बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे फिर आपके पास होगा प्लस, यहाँ पे मिलेगा -1 इंटू -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सो -1 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 इंटू -2। ठीक है, 2 फैक्टोरियल आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, एक सेकंड वापस से यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ ताकि मैं ओरली बोल रही हूँ किसी को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आपने एन की वैल्यू -1 ले ली स्टूडेंट, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगी पहले टर्म 1, ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, -x। इसकी बात की जाए स्टूडेंट तो ये -1 है और ये माइनस, ओके बेसिकली आपको यहाँ पे मिलेगा प्लस ये आपका 1 इंटू 2। ठीक है, तो ये 2 और डिनोमीटर में भी 2 फैक्टोरियल कैंसिल होके बेसिकली आपको ये मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म की बात की जाए स्टूडेंट यहाँ पे, तो बेसिकली -1 इंटू -2 इंटू -3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो माइनस साइन रह जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मिल रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म हो जाएगी प्लस एक्स का पावर 4, नेक्स्ट टर्म हो जाएगी -x का पावर 5। ये वाली चीज समझ में आई, प्लीज बताइए। मैं आपको वही चीज दिखा रही हूँ, यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स रहेगी। ठीक है, लेकिन ऑल्टरनेटली प्लस माइनस आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। ऑब्जर्वेशन, इसमें सिर्फ एन की वैल्यू आपने कितनी सब्स्टिट्यूट करी है, -1। ठीक है, एंड स्टूडेंट यहाँ पे अगर देखो ये वाली चीज एक बार इरेज कर देती हूँ ताकि मैं आपको एक साथ में दिखा सकूं। स्टूडेंट किसी को डाउट है इसमें, अभी देखो ये जो चीज मैंने दिखाई थी यहाँ पे 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर n, अगर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने n की वैल्यू -1 रखी होती तो क्या होता, फर्क बताइए। अगर मैंने यहाँ पे n की वैल्यू -1 रखी होती तो हो जाता 1 या माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपने क्या रख रहे हैं, यहाँ पे n की वैल्यू -1 रख रहे, तो -1 इंटू ये हो गया -2, तो मतलब प्लस साइन आए, मतलब ये वाले केस में आपको सारी पॉजिटिव टर्म मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसा डॉट 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 करके। ठीक है, तो ये वाला चीज मैं इरेज कर देती हूँ अभी के लिए, एंड मैं आपको कैसे आए वो चीज एक बार दिखा देती हूँ वापस। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ये मैंने डायरेक्टली कैसे लिखा है ये, लेकिन आया कहाँ से, जो मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स वाला जो दिखाया एक्सपांशन स्टूडेंट, 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n, वहां पे n की वैल्यू आपने -1 सब्स्टिट्यूट करी है एंड आपको ये मिल रहा है, और यहाँ पे इसके एक्सपांशन में स्टूडेंट क्या मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, एंड एक चीज अगर आप ऑब्जर्व अच्छे से करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे अगर प्लस है यहाँ पे माइनस है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो साइन है एंड टोटल जो इंडेक्स दिख रहा है, अगर दोनों का साइन अपोजिट है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, मैं रेड पेन से दिखाती हूँ, यहाँ पे प्लस, एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस।
ठीक है, तो वो वाले केस में स्टूडेंट आपको क्या मिलेगा, ऑल्टरनेटली प्लस माइनस, प्लस टर्म माइनस वाली प्लस, माइनस प्लस। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई, ऑब्जर्व करना है आपको। अभी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, दोनों में सेम साइन है। ठीक है, इंडेक्स का भी सेम साइन है, एंड इधर की भी बात की जाए इसका भी सेम साइन, तो वो वाले केस में सारी टर्म पॉजिटिव वाली मिल रही है, प्लस साइन वाली। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे भी नेक्स्ट की बात की जाए, देख लीजिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ऑल्टरनेटली प्लस माइनस वाले टर्म मिलेंगे। और ये कैसे मिला मुझे, 1 माइनस 2x, बेसिकली जो ओरिजिनल जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको स्टूडेंट, वहां पे आपको n की वैल्यू जस्ट क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करनी है, n की वैल्यू यहाँ पे -2। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट, प्लीज बताइए। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, वैसे यहाँ पे आप चाहिए तो मैं दिखा सकती हूँ, n की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, एक सेकेंड, n की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट कीजिए तो यहाँ पे मिलेगा 1, फिर मिलेगा -2x। ठीक है, फिर मिलेगा प्लस, यहाँ पे हो गया -2 इंटू -3, -2 इंटू -3 करेंगे स्टूडेंट तो ये +3, ओके, +2 इंटू 3 हो गया और एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 इंटू x² मिलेगा। नेक्स्ट टर्म की बात की जाए तो ये -2 इंटू -3 इंटू आपके पास -4 हो गया अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, वो वाले 3, 2 एंड 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपको बचेगा -4 इंटू x³। ठीक है, तो ये चीज मैं एक बार वापस से दिखा देती हूँ, ये ठीक है, ये यहाँ पे आपको ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन आया। एंड यहाँ की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे 1/1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर मैंने लिखा है स्टूडेंट, दिस इज सेम एज 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर -2। एंड यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर और जो इंडेक्स का जो साइन है दोनों सेम है, तो वो वाले केस में दोनों टर्म आपके, मतलब जितने भी टर्म आपका यहाँ पे मिलेंगे एक्सपांशन में, सब मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली चीज समझ में आई। एक चीज और मैं दिखा देती हूँ, आज क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज एक और मेरे पास एक और पीडीएफ है, उससे मैं आपको दिखाती हूँ। एक सेकंड, अभी के लिए मैंने बंद किया स्क्रीन शेयरिंग, लेकिन स्टूडेंट 2 मिनट और लगेगा, मैं आपको जस्ट दिखा देती हूँ। एक सेकेंड, जो आज का था, ओके, एक सेकेंड, ओके स्टूडेंट, अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर रही हूँ वापस से। अच्छा स्टूडेंट, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, प्लीज बताइए, क्योंकि क्वेश्चन हम कल करेंगे इसके ऊपर, बट अभी के लिए सिर्फ थियरी पार्ट। एवरीवन दिख रहे हैं ना स्क्रीन, मुझे बताइए। यस मैम। यस मैम। एंड स्टूडेंट, जो चीज हमने डिस्कस करी थी सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक्चुअली पीडीएफ उसमें इंसर्ट नहीं हुआ था, तो यहाँ पे अलग से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, तो अगर आपका एन नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन है, तो बेसिकली ये कब पॉसिबल है इसका यहाँ पे एक्सपांशन, जब यहाँ पे पहली टर्म 1 होगी एंड जो सेकेंड टर्म है वो न्यूमेरिकली << 1। ये चीज हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करी थी, सेम एक्सपांशन यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी इसके एक्सपांशन में। नेक्स्ट टर्म की बात, ये जो फॉर्मूला की बात कर रहे स्टूडेंट यहाँ पे, वो भी सेम है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज यहाँ पे मैंने, देखो, इन दिस एक्सपांशन द कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंट टर्म कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज NC0, NC1, NC2। रीजन क्या है, क्योंकि n यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो हम ऐसा एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज हमें सिर्फ ध्यान देनी है, इसके लिए हमने पूरा लिख के बताया, n इंटू n-1 इंटू n-2, ऐसा हमने लिख के बताया। ठीक है, सो यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स होगी, कब होगी स्टूडेंट, याद क्या रखना है, जब हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स आप यूज कर रहे हो, पहली टर्म 1 है और दूसरी टर्म का मतलब मैग्नीट्यूड आपका <<1 है, मतलब न्यूमेरिकली << आपका 1 है, तो वो उसके एक्सपांशन में आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स मिलने वाली है। अच्छा स्टूडेंट, यही चीज यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताई थी, सेम चीज हम ऐसा लिख सकते हैं। अभी एक साथ मैं आपको दिखा देती हूँ वही चीज, कि n की वैल्यू देखो, यहाँ पे प्लस साइन था तो हम मैंने आपको एक्सपांशन दिखाया, माइनस साइन आया तो ऑल्टरनेटली प्लस माइनस वाले टर्म मिल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ जो चीज अभी मैंने आपको डिस्कस की, सेम चीज यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे लिखा है 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर -n। वहां पे तो मैंने आपको n की कोई वैल्यू नेगेटिव ही बता दी, जैसे n की वैल्यू ले ली -1, -2, लेकिन अगर ऐसा हो तो बेसिकली इन्होंने जस्ट आपको चेक करके बताया, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, जैसे 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर -1, तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी, एक मिनट दिखा देती हूँ, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस, मतलब दोनों का जो साइन है, इंडेक्स का भी साइन सेम हो रहा है और इसका भी साइन आपका सेम हो रहा है, तो वो वाले केस में सारे टर्म आपका क्या हो जाएगा, सारे टर्म्स का साइन पॉजिटिव आएगा।
ये वाली चीज समझ में आई स्टूडेंट? प्लीज देख लीजिए, मतलब सेम चीज जो मैंने आपको दिखाया वही चीज यहाँ पे वापस से दिखा रही हूँ। यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस है, तो ऑल्टरनेटली प्लस माइनस वाले टर्म मिले, ठीक है। एंड स्टूडेंट ये वाली चीज बड़ी काम की चीज है, 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर -1 का एक्सपांशन, क्योंकि यहाँ पे दोनों का साइन आपको दिख रहा है माइनस हो रहा है, तो जितने भी टर्म्स आएंगे सब में प्लस साइन वाले आएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू दिस। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑब्जर्व भी कर लिया होगा, ये क्या है आपका इनफाइनाइट जीपी बन रहा है स्टूडेंट, याद है आपको इनफाइनाइट जीपी? एवरीवन किसी को याद है? देखो मैं लिख के बता देती हूँ आपको, ये वाली चीज पढ़ा है स्टूडेंट, 1/1 माइनस एक्स, ये देखो ये 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर -1 है, इसका मतलब क्या है, ये 1/1 माइनस एक्स है, ठीक है। और ये राइट साइड में देखिए क्या हो रहा है, जीपी बना रहा है कि नहीं इनफाइनाइट। देखिए कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का अगर आप रेशियो लेंगे कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है, ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट। और याद है आपको सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कैसा लिखते थे, a/1 माइनस आर, ए क्या है फर्स्ट टर्म है, आर इज द कॉमन रेशियो, तो यही मिलेगा कि नहीं, प्लीज बताइए। ई वाला पार्ट स्टूडेंट्स ऑब्जर्व किया आपने, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज बता दीजिए एक बार। यस मैम। ठीक है, Yes, ये ma'am. चीज थियरी पार्ट है, क्वेश्चन हम कल करेंगे, अभी के लिए मैं सिर्फ थियरी आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे स्टूडेंट जो मैंने ये लिखा है आपको, ये 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर -1, इसका जनरल टर्म अगर आप लिखना चाहे तो देखिए ऐसा हो जाएगा, एक्स का पावर आर, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आर प्लस 1th टर्म की बात कर रही हूँ, आर प्लस 1th टर्म का हो जाएगा एक्स का पावर आर, ठीक है, देख लीजिए, क्योंकि ये जीपी वाला है, इनफाइनाइट जीपी बन रहा है ये वाले केस में। उसके बाद की बात दिखाती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे अगर यहाँ की बात की जाए, अगर मैं 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर -1, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ब्रैकेट के अंदर जो प्लस साइन है और इंडेक्स का साइन माइनस है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेटली आपको प्लस माइनस वाले टर्म, ठीक है। तो ये वाले केस में अगर जनरल टर्म अगर आपको लिखना है, मतलब आपको लिखना है आर प्लस 1th टर्म, ये हो जाएगा माइनस एक्स का पावर आर, क्योंकि ये भी क्या हो रहा है आपका इनफाइनाइट जीपी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉमन रेशियो की बात की जाए स्टूडेंट कितना हो रहा है यहाँ पे -x, ठीक है, देख लीजिए। जैसे सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो लीजिए -x आएगा, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का रेशियो लीजिए -x आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये वाला फॉर्मूला भी मैंने आपको दिखाया, लेकिन आया कहाँ से, वो चीज भी मैंने आपको बताई थी कि n की वैल्यू आपने क्या है वहाँ पे -2 सब्स्टिट्यूट करी, एंड देखिए यहाँ पे उन्होंने पूरा एक्सपांशन भी लिखा है, एंड यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें तो जनरल टर्म ये हो जाएगी, देख लीजिए। ये जो अभी कोएफिशिएंट जो आपने लिखे, यहाँ पे जनरल टर्म लिखना चाहेंगे, मतलब r प्लस 1 टर्म लिखना चाहेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगी r प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर r, ठीक है स्टूडेंट? समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज बताइए। Yes, जो ma'am. बाइनोमियल थ्योरम और एनी इंडेक्स पढ़ा है वहाँ पे जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, और यहाँ से हम जनरल टर्म कैसे ऑब्जर्वेशन से लिख रहे हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वेशन से जनरल टर्म लिखेंगे एच वाले पार्ट में, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बीच में मतलब 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर -2 थी, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के होल इंडेक्स का जो साइन है बेसिकली वो दोनों अपोजिट साइन का था, एक प्लस है तो एक माइनस है, तो वो वाले केस में ऑल्टरनेटली प्लस माइनस वाले टर्म मिलेंगे एक्सपांशन में, और जनरल टर्म में यहाँ से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। प्लीज बताइए, अगर मैंने यहाँ पे 3 वाला वैल्यू लेके नहीं दिखाया था आपको, अगर n की वैल्यू -3 लेंगे तो स्टूडेंट ये ऐसा हमें मिलेगा, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा बेसिकली जनरल टर्म ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी इसके ऊपर क्वेश्चन हम कल करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। Yes, ma'am. ये चीज हमें क्या है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स से ही मिली है, जस्ट हमें n की अलग अलग वैल्यू ली है, ठीक है। ये चीज हमने अभी पढ़ी है, लेकिन क्वेश्चन उसके ऊपर सोल्व नहीं किया है, ये क्वेश्चन लिया है लेकिन कल करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ स्टूडेंट, एंड एक सेकेंड,